नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के विकास के लिए मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से साल 2030 तक 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ते हुए 7,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 12 वर्षों में 14 गुना वृद्धि के साथ ही राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी अब 24% हो गई है। यानी कुल ऊर्जा उत्पादन में 24% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हो रहा है और अच्छी शुरुआत हुई है। थोड़े ही समय में मध्य प्रदेश भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के नक्शे पर चमक रहा है और कई रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिए हैं। अब इतिहास बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सुस्पष्ट नीतियों और मजबूत नेतृत्व के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि सोच से मध्य प्रदेश भारत की नवकरणीय ऊर्जा का मुख्य केंद्र बनने की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। एक दशक में एमपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ गई है और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ने के साथ ही 3,350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में है। परियोजनाओं में विश्व के सबसे बड़े ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट फ्लोटिंग का सोलर पार्क शामिल है। पिछले एक दशक में एमपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ गई है और ये राज्य की स्थापित क्षमता का लगभग 24% है। प्रदेश में और सौर ऊर्जा क्षमता 52% का इजाफा हुआ है। वर्तमान में 1,000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित हैं और 1,778 मेगावाट के पार्क जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। साथ ही एक 3,350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक पूरी तरह से उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसके अलावा 3,350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में 1,400 मेगावाट की मुरैना, 450 मेगावाट की छतरपुर पार्क और बीरसिंहपुर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय और गांधी सागर जलाशय में 1,500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं शामिल हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम तरीके से मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले लगातार सरकार द्वारा प्रयास भी किए जाते रहे हैं और तमाम तरीके से अब यह प्रयास जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार तमाम क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। उसी में से एक क्षेत्र जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगातार बिजली का उत्पादन बढ़ा है, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है और इसी को लेकर अब 7,000 मेगावाट का जो उत्पादन क्षमता है अब वो पार कर चुकी है और ऐसे में लगातार अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 20,000 मेगावाट की जो क्षमता का उत्पादन है वो आगे किया जा सके। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ आपका उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गुंजन चौक से जुड़ गई है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से आनंद जैन कासलीवाल जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चैतन्य जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके से परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है और जो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इसकी शुरुआत पहले से की गई और 2012 के आंकड़े हमने देखे कि 500 मेगावाट का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा था। अभी जो आंकड़ा है 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस पूरी परियोजना को आप कैसे देखते हैं और मध्य प्रदेश आगे किस ओर आगे बढ़ता हुआ इसमें नजर आएगा? देखिए, सौर ऊर्जा का जो सवाल है वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कोल से जो कोयला बनता है, हाइडल प्रोजेक्ट से जो बिजली बनती है, उसमें कोयले की खपत लगातार ज्यादा होती है। और जो सौर ऊर्जा से जो दिन भर की धूप है वो आपका एकत्रित होकर जब सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा होती है, तो जिस तरह से मोहन सरकार अगर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कर रही है और जो मेगावाट उसके बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगी ये सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है। देखिए, अभी क्या स्थिति है कि जो घरेलू उत्पादन है, घरेलू जो बिजली की खपत होती है, उसका एक निश्चित दायरा होता है और जब हम प्राइवेट कंपनियों से जो बिजली खरीद रहे हैं उसके साथ एक एग्रीमेंट ये है कि हमने जो बिजली का उत्पादन किया है, अगर आपको बिजली, आपने जो उसमें एग्रीमेंट में कहा है कि हमें 10,000 मेगावाट की जरूरत है, तो आपको 10,000 मेगावाट लेना होगी। आप लो या न लो, आपको उतना पैसा देना होगा। तो जो घरेलू उत्पादन है उसमें तो निश्चित तौर पे होता है कि मान लीजिए 5,000 मेगावाट की जरूरत है तो 10% और हम उसको ले सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर की दिक्कत ये होती है कि एग्रीकल्चर के बारे में कोई भविष्य नहीं जान सकता कि एग्रीकल्चर में क्या होगी। एग्रीकल्चर के लिए मान लीजिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है
और 4-5 दिन अगर बरसात हो गई तो वो जो खपत है वो एकदम से नीचे चली जाती है, लेकिन आपको पैसा उतना देना पड़ता है। अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ में तमाम जो किसान हैं उन्होंने अपने यहाँ सोलर पैनल लगा के रखे हैं और उससे जो 5 हार्स पावर या 10 हार्स पावर की जो पंप है उनमें बिजली का उनके माध्यम से उस माध्यम से बिजली का जो उपयोग हो रहा है वो पंपों के माध्यम से हुआ। निश्चित तौर पे सरकार को ये जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है अगर उसको बहुत ज्यादा इस पे प्रोत्साहन दिया जाएगा कि हर किसान को अपने उसमें खेत में अगर वो लगा लेता है सोलर पैनल, उसमें सब्सिडी तो दी जा रही सरकार की तरफ, कहीं कोई दिक्कत। सरकारी भवनों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा कदम, क्योंकि सरकारी में किसी को चिंता तो होती नहीं कि हम बिजली बंद कर दें या एसी बंद कर दें या पंखा बंद कर दें। घर में तो आदमी अगर कमरे में नहीं है तो वो बंद कर देता है, लेकिन सरकारी दफ्तर में अगर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन होगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रशंसनीय कदम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं और इसमें निश्चित तौर पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है। हमने वो जमाना भी देखा है दिग्विजय सिंह जी का, जब 7 बजे के बाद से ब्लैकआउट हो जाता था, लेकिन अभी में ये है कि आपको बिजली पर्याप्त मिल रही, ठीक है उसके रेट ज्यादा हैं, लेकिन अगर घरों में भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और लग रहे हैं लगातार, उससे बिजली की जो खपत है वो निश्चित तौर पे घरों में भी उसका फायदा मिलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर सरकार ज्यादा ध्यान देगी, तमाम किसानों को जो बड़े किसान है उनके अगर सोलर पैनल लग जाएगा तो जो एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी एक वो रहती है, हमको इसमें आकलन नहीं कर सकते कि हमको कितनी बिजली की जरूरत होगी, तो वो हमारी कहीं ना कहीं आएगी। और ये जो एग्रीमेंट जो बार बार होते हैं कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से, उसमें हम आप एक निश्चित कर सकेंगे कि हमें इससे ज्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बिजली लो या न लो आपको पैसा देना पड़ता है, ये एग्रीमेंट में होता है। क्योंकि जो अरबों रुपए लगा के जिस प्राइवेट कंपनी ने आपका सोलर जो प्लांट लगाया है बिजली का, उसके लिए तो बिजली को स्टोरेज तो होती नहीं है, बिजली आपको मिल गई तो आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। अब जब ज्यादा बिजली आ जाती है प्रदेश के पास तो फिर उसको बेचने की बात आती, फिर जब बेचने की बात आती तो दूसरे प्रदेश उसको कम दामों में लेते। तो ये तमाम तरह की जो टेक्निकली जो चीजें हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा कदम है और सौर ऊर्जा के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा वो कहीं ना कहीं प्रदेश को बहुत खुशहाली के रास्ते पे देखिए आत्मनिर्भरता के लिए भी एक सकारात्मक कदम इसे कहा जाता है और मुझे लगता है कि पर्यावरण की दृष्टि के लिए भी बेहतर होगा। और जो आपने सुझाव दिया, मैं चाहूंगा इस पर भी मैं गुंजन जी से जानकारी आगे जवाब इस पर लूं, लेकिन पहले आनंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जिस तरीके से सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं और जिस तरीके से पूरी परियोजना लगातार चलती आ रही है, इसका जो विस्तार होता जा रहा है, जो भी कुल मिलाकर जो ऊर्जा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की जो कहें कि हिस्सेदारी है 24% हो गई है। और इसको लेकर सर विपक्ष क्या कहेगा, क्योंकि सरकार का तो पूरा जो आंकड़े पेश किए 2030 तक का टारगेट है कि 20,000 मेगावाट उत्पादन हो सके, और इसको लेकर आप भी लगातार इस पर चर्चा करते हैं, इस तमाम विषयों पर चर्चा होती आई है, सकारात्मक विषय भी है और न सिर्फ पर्यावरण के लिए एक बेहतर विषय हो जाता है, प्रदेश अगर इस तरह में आगे बढ़ता है तो आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम होगा। आनंद जी। नहीं, देखिए प्रयास तो काम सरकार का काम करना ही प्रयास है और लोगों को फायदा देना है। सरकार इसीलिए बनती है, जनता उन्हें इसीलिए चुन के भेजती है कि जनता का फायदा हो और सुविधाएं मिले, क्योंकि आम आदमी टैक्स देता है। अब सवाल ये है कि आंकड़े आप कोई भी टारगेट दीजिए, आंकड़े की बात में तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़े का जो टारगेट है, अगर आपका 24% अगर प्रोडक्शन है तो क्या आपके कॉस्ट में कमी आई क्या दूसरी बिजली की कॉस्टिंग में? क्या आपने 24% लोगों को फायदा मिला क्या बिजली की कॉस्टिंग का? नहीं मिला। तो अब आंकड़ों की बात करें तो मुझे आंकड़ों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या मोहन यादव जी की सरकार हो, मेरे को आंकड़ों पे भरोसा नहीं है। ये जो लोग प्राइवेट में सोलर लगा रहे हैं वो जरूर बिजली बचा रहे हैं और उसका फायदा ले रहे हैं। उसमें से मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, इसको मेरे को कहने में कोई संशय नहीं है। पर बाकी जो आंकड़े और बाकी जो प्रोडक्शन यूनिट की जो ये बता रहे हैं आंकड़े, उसका फायदा कहीं भी बिजली की प्राइस में कोई कमी नहीं है। कंजम्पशन में आज भी लाइटें गांव में जा रही है, कहीं भी उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिख रहा है। प्रयास बहुत अच्छा है, प्रयास करना काम है सरकार का और वो कर रही है, पर उसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट आना चाहिए, चाहे प्राइस में कमी हो या अवेलेबिलिटी रेगुलर हो, तो वो आज भी इंदौर जैसे शहर में भी अवेलेबिलिटी रेगुलर नहीं है। तो बाकी आंकड़ों के आप 30,000 2030 की बात करें, 20 साल से आप पहले भी थे,
2030 की आप बात करें, 2040 नहीं देखिए की सर बात आनंद जी, करें देखिए हमने अब 2012 का आंकड़ा पेश किया, 500 मेगावाट उत्पादन हो रहा था, अब ये 7000 को पार कर चुका है, तो ये तो वृद्धि लगातार हो रही है ना सर, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे। तो बिजली बिजली जा कहाँ रही है? अगर अभी भी जनता को उपलब्ध नहीं है, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो बिजली जा कहाँ रही है? अगर आपने 25% अगर प्रोडक्शन बढ़ा लिया है या एक्सेस आपके पास प्रोडक्शन है, तो उसका आपने क्या कंज्यूमर को फायदा दिया क्या? नहीं दिया। तो फिर सरकार अपने प्राइवेटाइजेशन में कुछ भी लगा ले, और हम लोग लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम फायदा ले रहे हैं, और उसको सरकार आंकड़ों में गिना रही है। ठीक है, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, देखिए गुंजन जी, बड़े धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को आपने सुना। जो पहले बातें चैतन्य जी ने कही, निश्चित तौर पर सरकार सभी दिशाओं पर पूरा ध्यान देती है और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी परियोजना को लागू करती है। उन्होंने कहा कि कृषि को क्षेत्र को विशेष रूप से फोकस किया जाए, क्योंकि इसमें कितनी कृषि पर बिजली खर्च होगी इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही जो आनंद जी बातें कह रहे हैं कि इतना अगर उत्पादन हो रहा है तो वो जा कहाँ रहा है, उसको लेकर जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए उनके नजरिए से उतना नहीं मिल पा रहा है। देखिए ऋषभ जी, चैतन्य भट्ट जी ने जितने बहुत ही खूबसूरती से उस बात को रखा है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंकड़े क्या दर्शाते हैं? आंकड़े भी वही चीज दर्शा रहे हैं जो जमीनी स्तर पर हमें प्रदेश में देखने को मिला। आप बताएं कि अगर 2012 से हमने देखा कि अगर 14% की वृद्धि से अगर इस चीज में लाभ मिला है, तो इसका मतलब काम हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर सिर्फ इस सोलर के अगर सेक्टर में हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से इस सेक्टर पर ध्यान दिया है। और अब डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह हर क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, हर सेक्टर के विकास की बात कर रहे हैं, हर वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं, तभी एक नवाचार लेकर आए हैं। जो नवाचार का ये रिजल्ट है, जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, छोटे छोटे क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ है, इससे हमें क्या देखने को मिला? हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बाहर की कंपनीज ने जो प्रपोजल लेके आए उसको हमने एक्सेप्ट किया। अगर मैं उदाहरण दूं तो उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई थी, तो जब मार्च 2024 में उज्जैन में पहला इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव रखा गया था, वहां इकलौते शहर में अगर जब ये कॉन्क्लेव के जो नतीजे आए थे, वो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था। उसके बाद ये लगातार कड़ी में शामिल होते दूसरे शहर हैं, चाहे जबलपुर की बात कर ले, इंदौर की बात कर ले, रीवा की आप बात कर ले, ऐसे कई शहर हैं जहां बिल्कुल। देखिए गुंजन जी, लेकिन जो कांग्रेस की जो आनंद जी की चिंता है वो ये कह रहे हैं कि आंकड़े तो आपने पेश कर दिए हैं, लेकिन जो लाभ मिला है उसके आंकड़े भी पेश कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और आनंद जी उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए कि जो आंकड़े हैं लाभ कितना मिला है और अगर इतना उत्पादन हो तो वो कहाँ जा रहा है। सीधा सवाल आपसे की हम बात कर रहे हैं, आज अगर हम ऊर्जा सेक्टर की बात करें तो उसमें मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। पूरे देश का किसान अन्नदाता होता है, लेकिन मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां का किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी है। जो किसान ऊर्जा वहां पर जनरेट हो रही है, वो दिल्ली मेट्रो में 40% की वो ऊर्जा मध्य प्रदेश से जनरेट हो रही है। और वो कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश का किसान जनरेट कर रहा है। तो जो यही एक खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। एग्रीकल्चर पे भी फोकस है। आपने देखा होगा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह पहले एग्रीकल्चर पे कई वर्षों से फोकस किया, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार फोकस कर रही है। ऊर्जा सेक्टर में भी जो नवाचार लेकर आए हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे रीवा सोलर पावर प्लांट की बात कर लूं या मैं कई ऐसे पावर प्लांट्स की बात कर लूं, कि मध्य प्रदेश को आज जो स्टैंड आउट कर रहा है पूरे देश में। अगर मध्य प्रदेश को नंबर 1 अगर सोलर के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में बनाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बना है। 2003 से पहले भी हमने मध्य प्रदेश का हाल देखा था। आप मुझे बताएं, आंकड़ों की वृद्धि सिर्फ किताबों पे नहीं होती, कागजों पे नहीं होती, जमीनी स्तर पे भी आज मध्य प्रदेश ने पूर्ण रूप से, चाहे एग्रीकल्चर की भी बात करूं तो कॉन्जिक्यूटिव 6 से 7 ईयर्स से एग्रीकल्चर स्टेट का जो दर्जा मिला हुआ है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश आंकड़े भी हमने पेश किए, 2012 की भी हमने बताया कि क्या आंकड़े थे और अब लगातार उसमें वृद्धि हुई। इस पर हमने प्रतिक्रिया आनंद जी से ली है। चैतन्य जी, मैं उसके पहले आपके पास आऊं, उससे पहले आनंद जी क्विक रिएक्शन आपका जो बातें गुंजन जी ने कही। आनंद जी, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जो मुद्दे का प्रश्न है वो तो वो घुमा नहीं, उसको तो जवाब दी नहीं। बात सौर ऊर्जा की चल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे चलेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ये बिजली पे चले जाते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा है तो जनता को क्या फायदा मिला? आज भी क्या अनवरत मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही है?
ये नहीं तो आप इंदौर आए, मैं जहाँ रहता हूँ दिन में 4 बार लाइट जाती है, 2 घंटे जाती है, कभी सुबह कभी रात में कभी शाम में। इंदौर जैसे शहर की ये हालत है। तो आनंद जी, शायद आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने गलत तथ्य पेश ना करें, इसलिए हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। यार बहुत अच्छा है, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, आंकड़े बहुत अच्छे पेश करते हैं, पिक्चर बहुत अच्छी दिखाते हैं, पर आखिरी में रिजल्ट क्या? आम जनता को कहाँ फायदा मिल रहा है? आज भी बिजली की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। बिजली का प्राइस 10 रुपए। ठीक है, लेकिन आनंद जी आपने कहा कि आप भी उपयोग करते हैं, ऐसे और भी तमाम लोग होंगे ना जो उपयोग कर रहे हैं, उनको तो फायदा इसी का मिल रहा है। तो वो आप खुद पैसा लगा रहे हैं ना, सरकार क्या कर रही है उसमें? आज मैंने अगर 3 kVA का लगाया तो 2,80,000 रुपए मैंने पेमेंट किया है, उसका फायदा मैं ले रहा हूँ। सरकार ने क्या मदद की उसमें? तो मैं आनंद जी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आनंद जी, बिजली ने बात की, काम तो लोग ही कर रहे हैं अपने पैसे से, और अगर सार्वजनिक रूप से अगर वो है तो उसका फायदा क्या है वो पता है। आनंद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। 2003 से पहले आपको शायद याद होगा कि मध्य प्रदेश की अगर बात होती थी तो बिजली जाती कब है ये नहीं पूछा जाता था सवाल, ये पूछा जाता था कि बिजली आती कब है। क्योंकि हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मुझे याद है पूछा जाता था कि बिजली आती कब है मध्य प्रदेश में। ये हाल था 2003 से पहले के प्रदेश का। आपके अपने अपने तर्क में आप पर लौटूंगा। चेतन जी लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं। बिजली निरंतर है, पानी स्वच्छ मिल रहा है, घरों में वातावरण, आप स्वच्छता के माहौल में रह रहे हैं। ठीक है गुंजन जी, ठीक है आनंद जी, मैं आप पर लौट रहा हूँ। चेतन जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए जिस तरीके से चर्चा यहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ इसके सियासी मायने भी कई हो जाते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो उसकी भूमिका है, सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन उनका सवाल भी सीधा है कि अगर जो इतना उत्पादन हो रहा है तो लाभ कितना मिल रहा है? अब बीजेपी का अपना तर्क है, सरकार का तर्क है कि लगातार वृद्धि हो रही है और इसका निश्चित तौर पर अगर पूरे आंकड़े आ रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है तो निश्चित जनता को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन सियासी रूप से इस सवाल की प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं चेतन जी? देखिए, अगर उत्पादन बढ़ा है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा इस तरह से हम लगा सकते हैं कि हमको अब कम से कम शहरी क्षेत्रों में लगातार बिजली मिल रही। दूसरा, अभी जो एक घोषणा हुई है कि 20% बिजली के दाम जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अगर आप उपयोग करोगे बिजली का तो उसमें 20% कमी आएगी। जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि बिजली आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो या तो आपको बेचना पड़ेगी या फिर आपको लोगों को उसको फायदा देना पड़ेगा। तो अब ये जनता पे निर्भर करता है कि वो अपना कार्यक्रम किस तरह से तय करे। अगर वो सुबह से लेकर शाम तक के बीच में अपने तमाम, जैसे कपड़े प्रेस करना है या मिक्सी चलाना है या तमाम तरह की चीजें हैं जो रात में नल लगा के अगर वो दिन में चलाता है तो उसको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। क्योंकि 20% अगर 2000 किसी का बिल आ रहा है और उसमें से अगर 400 रुपए की घटेगा तो उसके लिए फायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि जब बिजली का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो बिजली के संग सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बिजली का स्टोरेज नहीं होता, तो आपको कहीं ना कहीं देना पड़ती है। और ये जब आप किसी को देते हो बिजली तो वो अपने रेट पे बिजली लेता है। दूसरा प्रदेश अगर चाहता है तो वो अपने रेट पे लेता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर सोलर उत्पादन लगातार बढ़ेगा तो ये जो निजी कंपनियां हैं जिनसे हमारा एग्रीमेंट है उन पे हमारी जो हम उस पर निर्भर करते हैं वो निर्भरता कम होगी। और जब वो निर्भरता, आप देखिए कि जिन लोगों ने भी सोलर पैनल लगा के रखे हैं, ठीक है, उन्होंने एक मुश्त पैसा खर्च किया, 2 लाख, जैसे वो बता रहे थे, आनंद जैन बता रहे थे कि हमने पैसा खर्च किया है। निश्चित तौर पे पैसा खर्च किया होगा, लेकिन वो पैसा जो 2-3 साल में आपका वसूल हो जाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा बिजली बनाते हो तो वो भी एमपीवी 3 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीदती है। अगर आप उसको नहीं बेचना चाहते हो तो वो आप स्टोरेज करके रख सकते हो। तो ये तमाम चीजें, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। और फिर जब सूरज आपको रोशनी दे रहा है तो उसका फायदा क्यों ना उठाए, जिसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तमाम हमारे यहाँ तो गर्मी 9 महीने पड़ती है आजकल, भारत में तो गर्मी 9 महीने पड़ने लगी है। तो अगर उस सूरज के ऊर्जा का हम प्रयोग बिजली बनाने में करें, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट में तो कम बिजली बनती है, क्योंकि जब सूखा पड़ने लगता है, नदियों में पानी कम हो जाता है तो बिजली कम बनती है। कोयले की स्थिति है कि कोयला कितना आप निकालोगे जमीन के भीतर से, कोयले की भी स्थिति। तो इसलिए सौर ऊर्जा एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। और मुझे लगता है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी सहयोग देना चाहिए। और अगर मोहन सरकार अगर आ रही है इस चीज को तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम किंतु परंतु।
निश्चित तौर पे उसका फायदा हमारे बिल्कुल। देखिए आनंद जी, हम इससे पहले भी इस समय परियोजना नहीं थी, तब भी तो जिस तरीके से ऊर्जा का उपयोग हो रहा था, जो समस्याएं थी, कम से कम उनसे इधर हम बातचीत तो कर पा रहे हैं। आज हम इस पर डिस्कशन तो हो रहा है कि चलिए आप लोग कह रहे हैं कि हमने अपने खर्चे से पूरे पैनल को लगवाया, पूरी व्यवस्था की है, लेकिन जैसा कि चेतन जी कह रहे हैं उससे आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन एक जो वातावरण बन रहा है, लगातार चीजें हो रही है और लगातार जो उत्पादन बढ़ा है उसका दिल्ली मेट्रो में उसको बेचा भी गया है, तो वो जो पैसा वहां से आता है वो तो जनता के लिए विकास कार्यों में उसका उपयोग किया जाना है। तो कहीं ना कहीं जनता का भी, अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी देखें तो इसमें पूरा फायदा जनता का है। नहीं, ये यही कंफ्यूजन है ना सर। अगर मान लो आपका प्रोडक्शन ज्यादा और आप बेच रहे हो तो उसका फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए ना, बिजली यूज करने वाले को। वो कहाँ दे रहे हो आप? आप तो सिर्फ आंकड़े को घुमा रहे हो, इतना आएगा, इतना बचेगा और दूसरे कार्यों में लगे जा रहे। भाई दूसरे कार्यों में क्यों? आज बिजली अगर 10 रुपए यूनिट है, अगर आप 7 रुपए यूनिट कर देते तो हमको समझ में आता। हम ये नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं सोलर प्लांट के लिए स्कीम का, या जो भी सरकार कर रही है काम, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हम तो ये बोल रहे हैं कि इसका अगर फायदा सरकार का, स्कीमों का फायदा जनता तक अगर नहीं पहुंचता है, वहां जाके प्रश्न चिन्ह लगता है। और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में ज्यादा विश्वास करती है, काम में कम करती है। क्योंकि अभी तक आज 20 साल की इनकी सरकार हो गई, मोहन यादव जी को भी कितने 7-8 महीने हो गए, तो मुझे तो नहीं लगा कि कंज्यूमर को कोई डायरेक्ट फायदा मिला हो। बस मेरा इतना सवाल है। और हम जनता के मुद्दों के लिए, जनता के फायदे के लिए ये बात कर रहे हैं। हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रयास का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इस पे भी चिंतन तो होना चाहिए ना कि अगर आपने 25% अगर प्रोडक्शन कम किया तो कम से कम 10% बिजली के रेट तो आप कम कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको प्रॉफिट का बिजनेस बना रहे हैं। ठीक है गुंजन जी, ये सवाल तो मुझे लगता है जमीन पर भी कांग्रेस की बार उठाती आई है कि बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस पूरी परियोजना का वो स्वागत करते हैं, लेकिन आंकड़ों से जो गुरेज उनको है कि आंकड़े आप जो दे रहे हैं वो जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, वही मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आनंद जी से कि सारा जनता के कल्याण और बिजली का जो विभाग की इतनी चिंताएं थी 2003 से पहले कहाँ थी? 50 से 60 वर्ष इन्हें मिला था मध्य प्रदेश के लिए, विकास के लिए। क्या किया इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, अपने बेटों का विकास किया है, भ्रष्टाचारी की है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया कांग्रेस ने? मैं आनंद जी, आप मुझे बताएं तो कि हम क्या किया था ऊर्जा के सेक्टर में? मुझे एक बता सकते थे, मैं तो आपको अनगिनत उदाहरण दे सकती हूँ। रीवा मेरा उदाहरण दे सकती हूँ, मंदसौर दे सकती हूँ, नीमच में जिस तरह अभी आई है परियोजना वो दे सकती हूँ, ओंकारेश्वर की परियोजना दे सकती हूँ, शाजापुर की परियोजना दे सकती हूँ, ऐसी अनगिनत परियोजना दे सकती हूँ। और आपने कहा दिल्ली मेट्रो में चला जाता है तो कंज्यूमर का क्या फायदा? प्रदेश का विकास से आपको दिक्कत नहीं है? अगर दिल्ली मेट्रो में जाती है हमारी बिजली, मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा ऊर्जित अगर जाती है तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्या है? देखिए आनंद जी, जिस तरह राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करते हैं विदेशों में जाके, उसी तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करती है। अगर मध्य प्रदेश ने कुछ हासिल किया है तो ये आपका भी उतना ही प्रदेश है जितना भाजपा का है। आपको कम से कम 2 तारीख के बोलिए कि हाँ मध्य प्रदेश के किसानों ने देश में कुछ योग्यता, कुछ 3 के बाद ही मध्य प्रदेश बना क्या? अरे देखिए आनंद जी, अब मैंने आपको मौका भी नहीं था। मुझे लगता है कि इस पर और विस्तृत चर्चा हो सकती है, और अपने अपने आप दोनों ही बीजेपी के हो, कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। समय हमें इतनी परमिशन देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चेतन जी आपका, गुंजन जी आपका, और आनंद जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश लगातार तमाम क्षेत्रों में विकास के पायदान पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसी में एक क्षेत्र है नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र, जहां पर लगातार इसमें उत्पादन बढ़ा है। 2012 में 500 मेगावाट जो क्षमता है उसका उत्पादन होता था, और अब यह आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इससे लेकर सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।